नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नोट्सबुक पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से इंडियन पॉलिटी को, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा इतिहास भी देखेंगे कि कब कब इसमें सुधार किया गया। भारतीय संविधान के बनने से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से हमारे देश पर शासन किया जाता था। इसके बाद फिर हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान को। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान बनने का इतिहास तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन हम थोड़ा सा उससे भी पहले 1599 ईस्वी के चार्टर एक्ट को देखेंगे। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत एवं पूर्वी देशों के साथ अगले 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया गया था। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और 1608 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री सूरत के अंदर खोली थी। 1726 ईस्वी आते आते इसने कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे तक अपना फैक्ट्री को फैला दिया था। 1757 ईस्वी के पलासी युद्ध तथा 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद कंपनी बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में प्रशासक बैठाने लगा। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। यह एक ब्रिटिश पीएम नॉर्थ के समय पारित हुआ था, इसलिए इस एक्ट को नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिला। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 4 स्तरीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। मुंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया तथा कंपनी के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड की स्थापना की गई तथा कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत एक मुख्य तथा 3 तदर्थ न्यायाधीश होते थे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट है पीट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुआ और व्यापारिक और राजनैतिक मामले को अलग अलग कर दिया गया। राजनैतिक मामले के देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई और यहीं से भारत के अंदर धन का निर्गमन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत चीन एवं पूर्वी देशों के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय और कॉफ़ी इत्यादि को छोड़ करके। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को भी। कंपनी का लक्ष्य अब भारत पर शासन करना हो गया। बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम विधि आयोग के गठन के लिए इसी समय 1833 के एक्ट के तहत ही पारित किया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट, यह लास्ट चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के तहत सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया प्रतियोगी परीक्षा के तहत। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के जगह वायसराय का पद कर दिया गया। मुगलों के पद को समाप्त कर पेंशनधारी उन्हें बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर सचिव का पद सृजित किया गया, जिसमें 15 सदस्यों वाली ब्रिटिश कैबिनेट के सचिव हुआ करते थे। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1861। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया तथा 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अर्थात अब भारत पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का ना होकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस एक्ट के तहत पहली बार मुस्लिम सदस्यों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात फूट डालो और राज करो का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है।
सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। इन्होंने हिंदुओं और दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई तथा महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया तथा विधानसभा को अलग बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल के 6 में से 3 सदस्य इंडियन होना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया एवं संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई तथा प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ही भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत ही किया गया था। यह अधिनियम आगे चलकर संविधान का मूल स्रोत बनकर उभरा, जिसके अंतर्गत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो चलिए थोड़ा सा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में भी देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे तथा बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के अंतिम एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय एवं प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम संविधान के 12 अनुसूचियों को। इसे याद करने का ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हो जाएगा टेरोटरी, ई से हो जाएगा ई रूपी, यानी कि ई रूपी से याद रखिएगा आप। इसके अंतर्गत वेतन एवं भत्तों की बात किया गया होगा। ए से अफर्मेशन या ओथ होता है, जिसके अंतर्गत शपथ हिंदी में इसका मतलब होता है। आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल ट्राइब, ओ से अदर शेड्यूल ट्राइब, एफ से फेडरल हो गया, ओ से हो गया ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज, एल से हो गया लैंड रिफॉर्म, डी से हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से हो गया पंचायती राज्य और एम से हो गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसे नगर पालिका कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अनुसूची 1 के अंतर्गत दिया गया है टेरोटरी यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में दिया गया है ई रूपी, जिसका मतलब वेतन एवं भत्ते। 3 में दिया गया है अफर्मेशन या ओथ, जिसका हिंदी में मतलब होता है शपथ। 4 में दिया गया है राज्यसभा। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के स्थानों का आवंटन का उल्लेख। 5 में दिया गया है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन का उल्लेख। 6 में दिया गया है अदर ट्राइब, अर्थात असम, मेघालय तथा त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासन किया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। 7 में फेडरल यानी कि संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची के बारे में जानकारी दी गई है, अर्थात केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में। 8 में दिया गया है ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज, अर्थात भारत के 22 भाषाओं को के बारे में उल्लेख किया गया है। 9 में दिया गया है लैंड रिफॉर्म, अर्थात भूमि सुधार अधिनियम, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इंट्रोड्यूस कराया गया था। 10वां में दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी अधिनियम, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे लाया गया था। 11वां में पंचायती राज दिया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में गठित किया जाता है ग्राम पंचायत के लिए। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसका गठन किया गया था। 12 में दिया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि जिसका हिंदी में मतलब होता है नगर पालिका। यह शहरी क्षेत्र में गठन किया जाता है नगर पंचायत के लिए। यह 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये जो बीच में दिए गए हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के बारे में जानकारी, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए दिया गया है। अनुसूची 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र इस तरीके से दिया गया है संविधान के अंतर। ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के बारे में मैंने जो यहाँ पे लिखवाया है सूत्र, उसी के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम संविधान के भाग, जिसे चैप्टर भी कहते हैं, उसके बारे में। भाग 1 के अंतर्गत हमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के अंतर्गत आता है। भाग 2 में पढ़ना है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत आता है। भाग 3 में पढ़ना है मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आता है। भाग 4 में पढ़ना है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आता है। 4A में पढ़ना है मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51A में आता है। 5 में दिया गया है संघ के बारे में जानकारी जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आता है। 6 में दिया गया है राज्य जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक आता है। 7 जो कि अनुच्छेद 238 था, इसे निरसित कर दिया गया है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। भाग 8 के अंतर्गत दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के अंतर्गत आता है। 9 में दिया गया है पंचायतों के बारे में जानकारी जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ के अंतर्गत आता है। 9A में दिया गया है नगर पालिका जो कि अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी के अंतर्गत आता है। 9B में दिया गया है सहकारी समिति जो कि अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी के अंतर्गत आता है। 10 में दिया गया है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A के अंतर्गत आता है। 11 में दिया गया है केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के अंतर्गत आता है। 12 में दिया गया है वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर के 301 के अंतर्गत आता है। 13 में दिया गया है भारत क्षेत्र सीमा के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम करने की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के अंतर्गत आता है। 14 में दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के अंतर्गत आता है। 14A में दिया गया है न्यायाधिकरण जो कि अनुच्छेद 323A से लेकर के 323B के अंतर्गत आता है। 15 में दिया गया है चुनाव जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के अंतर्गत आता है। 16 में दिया गया है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के अंतर्गत आता है। 17 में दिया गया है आधिकारिक भाषाएं जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के अंतर्गत आता है। 18 में दिया गया है आपातकालिक उपबंध जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत आता है। 19 में दिया गया है विविध या प्रकीर्ण जिसे बोलते हैं, इसके अंतर्गत विविध चीज़ों के बारे में जानकारी दिया गया है जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 के अंतर्गत आता है। 20 में दिया गया संविधान संशोधन करने की शक्ति जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। 21 में दिया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के अंतर्गत आता है। 22 में दिया गया है लघु शीर्षक स्मारक हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की पहल लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों का साधारण बहुमत भी होना अनिवार्य होता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा यह बिल कानून बन जाया करता है। संविधान संशोधन वैसे 3 प्रकार के हुआ करते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और कठोर बहुमत से। भाग 1 के अंतर्गत दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ यानी कि केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि सभी राज्यों के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात भारत का निर्माण राज्यों के संघ के रूप में हुआ है। दूसरा में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात जिसे भारत एक्वायर करेगा, यानी कि भारत के बाहर का राज्य क्षेत्र। जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम पहले भारत देश का पार्ट नहीं था, वह 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में 22वें राज्य के रूप में जुड़ा था। तीसरा में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अर्थात भारत के अंदर के क्षेत्र जो टूटकर या जुटकर एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके बारे में जानकारी दिया गया है। जब वे अलग होते हैं तो उनका नाम भी परिवर्तन होता है तथा उनका राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं में भी परिवर्तन आया करता है। चौथा में दिया गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं देखा जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि यदि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हो रहा हो या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन हो रहा हो, तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आप नए राज्यों को अपने देश में मिला रहे हैं या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं तो। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 5 के अंतर्गत दिया गया है, भारत के नागरिक वे होंगे जो भारत में जन्मे थे या जिनके माता पिता भारत में जन्मे थे या जो लोग 1945 से पहले से ही भारत में निवास कर रहे थे। यह संविधान उस समय बन रहा था जब मान के चलिए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उसी समय के परिस्थिति को देखकर इसके अंतर्गत नागरिकता के संबंधी अधिनियम को दिया गया है। 6 में दिया गया है, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, इनका क्या प्रावधान होगा। 7वां में दिया गया है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता का निरसन, अर्थात जो लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं उनका नागरिकता को निरसित कर दिया जाएगा। 8 में दिया गया है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों को नागरिकता का अधिकार होगा। यानी कि भारत से यदि बाहर कोई भी व्यक्ति यदि रह करके कमा रहा है तो उसे, यदि वह दूसरे देश के नागरिकता नहीं लिया है अभी तक, तो उसे अपने देश यानी कि भारत के नागरिकता उसके पास रहेगी। 9 में दिया गया है, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत के नागरिकता का निरसन हो जाएगा। हमारे देश में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति यदि वह भारतीय है और दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका भारत देश के नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। 10 के अंतर्गत दिया गया है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना, अर्थात संसद आपका नागरिकता का निरसन तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि आपके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप, गंभीर आरोप न लगे हो या आप वैसी के खिलाफ कार्य न कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर सिर्फ नागरिकता छीनी जा सकती है, नहीं तो वैसे आपके ऊपर से नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। 11 में दिया गया है, संसद को यह अधिकार होगा कि वह समय समय पर नागरिकता संबंधी कानून ला सके, अर्थात नागरिकता लेने व खोने के संबंध में संसद समय समय पर कानून ला सकता है। नेक्स्ट है भाग 3, जिसके अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं। यह 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य किसे कहेंगे, इसके बारे में जानकारी दिया गया है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। 13 में दिया गया है, संसद ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा या कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता है। यदि संसद ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत उसे उसी मात्रा में खारिज कर देगा जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों को हनन कर रहा हो। अनुच्छेद 13 के तहत ही विधि की परिभाषा तथा न्यायिक पुनरावलोकन प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना था। मूल अधिकार अभी फिलहाल में 6 हैं। पहले मूल अधिकार जब संविधान बना था तो उस समय 7 थी। 7वां मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत बना दिया गया। तो देखिए, पहला मूल अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार आता है। समता मतलब कि सभी लोग इक्वल हैं। इक्वल के अंतर्गत 5 लेटर है, तो उसी प्रकार से आप याद रखिएगा 5 अनुच्छेद इधर भी हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। दूसरा दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र यानी कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए फ्री हैं। फ्री के अंतर्गत 4 लेटर है, उसी प्रकार से आप अनुच्छेद भी 4 ध्यान में रखिएगा, 19, 20, 21 और 22 को। तीसरा दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, आप किसी के भी शोषण 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो उसे शारीरिक शोषित कर दिया जाए या तो मानसिक, अर्थात इधर भी 2 शब्द हैं और इधर भी आपके 2 अनुच्छेद हैं, तो इसे याद रखिएगा। चौथा में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म हमारे देश में मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इस प्रकार से आप इससे भी 4 अनुच्छेद याद रखिएगा, 25, 26, 27 और 28 को। 5वां में दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा इधर भी 2 शब्द हैं, तो इधर भी आप 2 अनुच्छेद 29 और 30 को याद रखिएगा। 6ठा में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत भी 4 आ रहा है, तो इधर भी आप 4 अनुच्छेदों को याद रखिएगा, अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 को। आप पूछिएगा कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया, तो अनुच्छेद वही 31 था जो कि संपत्ति के अधिकार था, उसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। यदि आप इन 6 मूल अधिकारों को याद रखना चाहते हैं तो आप इसे एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। वह ट्रिक है EFSD संस्कृति और शिक्षा के लिए शशि आप याद रखिएगा। यहाँ पे
शिष्टाचार। ई से हो गया इक्वल, इक्वल के अंतर्गत 5 लेटर हैं। उसी प्रकार से आप 5 अनुच्छेद भी याद रखिएगा 14 से लेकर के 18 तक। फ्री के अंतर्गत 4 लेटर हैं, तो आप 4 अनुच्छेद भी याद रखिएगा 19 से लेकर के 22 के बीच। शोषण के अंतर्गत या तो शारीरिक आपको शोषित किया जा सकता है या तो मानसिक, तो इधर भी 2 शब्द हैं, तो इधर भी आप 2 अनुच्छेद याद रखिएगा 23 और 24 को। धर्म से संबंधित, धर्म ये हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 हैं, तो इससे रिलेटेड भी आप 4 अनुच्छेदों को याद रखिएगा, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच आते हैं। 25, 26, 27 और 28। सी से याद रखिएगा शिक्षा, और स से संस्कृति हो गया। ट से हो गया टर्मिनेट, यानी कि 29 और 30 के बाद 31वां है, टर्मिनेट हो गया। 4 से याद रखिएगा 4, जो कि 32 से लेकर के 35 तक है। 32, 33, 34 और 35, तो इससे आप याद रख सकते हैं आसानी से। EFSD शिष्टाचार, इसे आप ध्यान में रखिएगा। EFSD शिष्टाचार। नेक्स्ट है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच आता है। 14 में दिया गया है विधि या कानून के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, अर्थात बच्चे, बूढ़े, गर्भवती, दिव्यांग तथा दलित आदि को कैपेबिलिटी के अनुसार उन्हें छूट या रियायतें देकर उनके बीच इक्वालिटी लाना। 15 के 1 में दिया गया है राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तथा 15 के 2 में दिया गया है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा उपरोक्त दिए गए उपबंधों पर। 15 के 3 में दिया गया है राज्य बच्चे और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 के 4 में दिया गया है एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 के 5 में दिया गया है उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है। 16 के 1 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात कोई भी सरकारी पद यदि निकाली जाएगी तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा, सभी को भरने के लिए उसमें मौका दिया जाएगा। 16 के 2 में दिया गया है राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, इसके अंतर्गत 2 और एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। बाकी पांचों तो समान ही है, ऊपर 15 के 1 वाला, बाकी 2 इसके अंतर्गत उद्भव और निवास स्थान अलग से जोड़ दिया गया है। 16 के 3 में दिया गया है निवास स्थान के आधार पर नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, अर्थात स्थानीय लोगों को पहले नौकरी दी जाएगी। 16 के 4 में दिया गया है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण, अर्थात यदि एससी और एसटी के जिस लेवल की जनसंख्या है उस लेवल में यदि लोग नौकरी में नहीं है तो उन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा। एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण, उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। और बी में दिया गया है कैरी फॉरवर्ड लॉ, यानी कि यदि कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, मतलब खाली रह जाती है, जितने मान के चलिए 1000 सीटें पर वैकेंसी निकली थी और 900 ही सीटें भरी जाती है और 100 सीटें खाली रह जाती है, तो 100 सीटों को अगले वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा, इसे समाप्त नहीं किया जाएगा। 16 के 5 में दिया गया है धार्मिक संस्थानों पर राज्य लोकायुक्त के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अर्थात एससी और एसटी के प्रतिनिधियों को लेकर के धार्मिक संस्थान पर जा करके राज्य ये नहीं कर सकता कि आप इनको भी धार्मिक संस्थानों पर रखिए, ऐसा नहीं कह सकता है। रख लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन ऐसा राज्य कह नहीं सकता है, दबाव नहीं डाल सकता। 16 के 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, सेना और डॉक्टरेट की उपाधियों को छोड़ा करके, यानी कि पहले के ज़माने में केसरे हिंद जैसे उपाधि दे दिया करते थे लोगों को डिवाइड करने के लिए, या राजा की उपाधि दे दिया करते थे, रॉय की उपाधि दे दिया करते थे, तो अब ऐसे उपाधियां आप नहीं रख सकते हो, सिर्फ सेना और डॉक्टरेट की उपाधि ही आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के अंतर्गत आता है। तो 19(1) के ए में दिया गया है अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता, और 19(2) में दिया गया है इस पर रोक लगाई जा सकती है, यानी कि यदि आपके अभिव्यक्ति की वजह से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध यदि आप बोल रहे हो तो इसके ऊपर 19(2) के तहत रोक लगाई जा सकती है। ए से अभिव्यक्ति, आप इसे याद रखिएगा ट्रिक, ए से अभिव्यक्ति। बी के अंतर्गत दिया गया है
19(1)(b) के अंतर्गत सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और 19(3) के तहत आप पर रोक लगाई जा सकती है सम्मेलन करने से। मान के चलिए कि आप सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं गलत काम करने के लिए, तो ऐसे पर आपको ऊपर रोक लगाई जा सकती है 19(3) के तहत। तो बी से याद रखिएगा, बुलाइएगा आप किस लिए, तो सम्मेलन करने के लिए, बी से बुलाना। 19(1)(c) के अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता और 19(4) के तहत इस पर भी रोक लगाया जा सकता है। मान के चलिए आप उपद्रवियों के साथ मिल करके संघ ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। तो सी से संघ बनाना याद रखिएगा, आप काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। 19(1) के डी के अंतर्गत दिया गया है आने जाने की स्वतंत्रता और 19(5) के तहत आने जाने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाया जा सकता है। आने जाने यानी कि डी से डिपार्चर, डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना होता है, प्रस्थान करना, आना जाना, इसका मतलब यही होता है। तो डी से डिपार्चर यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता, इसको याद रख सकते हैं आप। 19 के 1 के ई में दिया गया है निवास करने की स्वतंत्रता और 19 के 5 में दिया गया है निवास करने की स्वतंत्रता पर रोक। ई से आप ई निवास याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ई से ई निवास प्रमाण पत्र जो बनता है, ई से ई निवास आसानी से याद हो जाएगा। 19(1) के एफ में दिया गया है व्यापार करने की स्वतंत्रता और 19 के 6 में व्यापार करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। मान के चलिए कि आप कुछ ऐसे मादक पदार्थ हो या गोली बंदूक आदि की बिक्री कर रहे हो, तो ऐसे चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है। या लोगों के स्वास्थ्य में बुरा उसका असर पड़ रहा हो वैसे चीज़ों को लेने से, तो इस पर भी आपके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। 19(1) के एफ में, एफ से हो गया, मान के चलिए कि फैक्ट्री आप किस लिए खोलिएगा, तो व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए एफ से फैक्ट्री याद रखिएगा आप। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ए से अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता याद रखिएगा। बी से याद रखिएगा बुलाइएगा आप किसी को सम्मेलन करने के लिए, किस लिए, तो सम्मेलन करने के लिए, बी। सी में दिया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी से संघ आसानी से याद हो जाएगा। डी से डिपार्चर यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता। ई से ई निवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास करने की स्वतंत्रता। एफ से फैक्ट्री खोलिएगा आप किस लिए, तो व्यापार करने के लिए, और इन सभी पर रोक लगाया जा सकता है 19(2) के तहत, 19(3) के तहत, 19(4) के तहत, 19(5) के तहत और 19(6) के तहत। 20 में दिया गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात यदि आप दोष सिद्धि हो जाते हैं तो इसके बारे में आपको क्या क्या रियायतें दी गई है, इसके बारे में जानकारी है, इसके अंतर्गत दिया गया। जिस समय कानून का उल्लंघन हुआ हो उसी समय का कानून लगेगा। यदि आप 2 साल पहले चोरी किए हुए हो और उस समय 2 साल के लिए, और उस समय चोरी के लिए 2 साल की सज़ा है, और फिलहाल में यदि चोरी की सज़ा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, तो आपको अभी के सज़ा के अनुसार नहीं दिया जाएगा कि अब 5 साल हो गया है तो आपको 5 साल की सज़ा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसी समय, जिस समय आपने उस कार्य को अंजाम दिया था, उसी समय के सज़ा के तहत आपको दंड का प्रावधान किया जाएगा। तथा आगे दिया गया है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको, आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप अपना गलती कबूल कीजिए। आगे दिया गया है एक अपराध के लिए एक सज़ा। 21 में दिया गया है पारायण और दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात लाइफ विथ डिग्निटी यानी कि सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार या विदेश जाने का अधिकार भी 21 के अंतर्गत ही शामिल है। आगे दिया गया है 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 22 में दिया गया है गिरफ्तारी के समय कारण जानने का अधिकार, मतलब क्यों गिरफ्तार किया गया है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यदि जब तक कि आपके ऊपर टाडा या पोटा के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया हो, टाडा मतलब टेररिस्ट गतिविधियों में या देश की सुरक्षा संबंधी मामलों में यदि आपको गिरफ्तार किया गया है, तो उस समय सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, कारण आपको नहीं बताया जाएगा। इसी के अंतर्गत कुछ संरक्षण भी आपको दिया गया है। वकील से आप परामर्श ले सकते हैं गिरफ्तारी के बाद, तथा 24 घंटे के भीतर जज के समक्ष पेश हो सकते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। 23 में दिया गया है बेगारी प्रथा और मानव दुर्व्यापार पर प्रतिषेध, अर्थात मतलब आपके ऊपर दबाव बनाकर कोई काम नहीं करवा सकता है, इसका मतलब यही होता है, सिर्फ खिला पिला करके। और मानव दुर्व्यापार पर प्रतिषेध मतलब मानव की खरीद बिक्री पर प्रतिषेध किया गया है। 24 में दिया गया है बाल श्रम पर प्रतिषेध, अर्थात 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को आप फैक्ट्री या माइनिंग वाले स्थान पर कार्य नहीं करवा सकते। नेक्स्ट दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत आता है। 25 में दिया गया है किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 26 में दिया गया है धार्मिक संस्थानों को बनाने व उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा।
27 में दिया गया है किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्मों पर कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे पहले के ज़माना में गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगा दिया जाता था, उस तरीके से अब राज्य नहीं कर सकता है कि किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए आप अन्य धर्मों पर कर लगा दे, ऐसा नहीं किया जा सकता। 28 में दिया गया है किसी भी शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अनुदान लेता है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि वह शिक्षण संस्थान राज्य से अनुदान नहीं लेता तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। 29(1) में दिया गया है भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) में दिया गया है धर्म, जाति, लिंग या मूलवंश आदि के आधार पर आपको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। 30(1) में दिया गया है धर्म या भाषा पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसका प्रबंधन करने का आपको अधिकार होगा। 30(2) में दिया गया है शिक्षण संस्थानों को राज्य अनुदान देने में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं देखेगा कि जिसकी ज़्यादा जनसंख्या हो सिर्फ उसे ही मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकता। 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार था, इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 में दिया गया है मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। यह सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और रिट 5 प्रकार के जारी करता है: परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। 33 में दिया गया है संसद को यह अधिकार होगा कि वह कुछ लोगों के मूल अधिकारों को कम कर सके, जैसे कि कोई भी व्यक्ति यदि देश के सुरक्षा संबंधी मामलों से जुड़ा हुआ है तो वह जा करके देश के गोपनीय सूचनाओं को पब्लिक में जा करके लीक नहीं कर सकता। जैसे कि रा हो गया, आर्मी हो गया, आईबी हो गया, एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया, ये लोग डायरेक्टली जा करके पब्लिक में देश के सुरक्षा संबंधी मामलों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। 34 में दिया गया है संसद मूल अधिकारों के हनन होने पर कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकता है। मान के चले कि कहीं किसी भी स्थान पर यदि कर्फ्यू लगा दिया गया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जान माल के हानि हुआ है, तो ऐसे स्थानों पर संसद कानून बनाकर उसका क्षतिपूर्ति कर सकता है। 35 में दिया गया है मूल अधिकारों को प्रभावी करने की विधि, अर्थात मूल अधिकार किस तरीके से लोग आसानी से और अच्छे ढंग से फॉलो कर सके, इसके बारे में विधि दिया गया है। अगला है भाग 4, जिसके अंतर्गत राज्यों के डीपीएसपी, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, यह दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत आता है। 36 दिया गया है राज्य की परिभाषा, वही परिभाषा जो कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिया गया था। 37 में दिया गया है राज्य डीपीएसपी का पालन करेगा। यदि राज्य डीपीएसपी का पालन नहीं कर पाता है किसी कारणवश या पैसे की कमी की वजह से, तो इसके लिए आप न्यायालय में जा करके चुनौती नहीं दे सकते हैं कि देखिए जी, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये चीज़ें लिखी गई है, तो आप मुझे इसका पूर्ति करें, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। 38 में दिया गया है राज्य लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। 39 में दिया गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। 39 के बड़ा वाला ए में दिया गया है राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। छोटा ए में दिया गया है राज्य स्त्री और पुरुष की समान जीविका के व्याप्त साधन को उपलब्ध करवाएगा। बी में दिया गया है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में करवाएगा। सी में दिया गया है राज्य ऐसा कोशिश करेगा कि आर्थिक व्यवस्था का केंद्रीकरण ना हो। डी में दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष के बीच कोई भी भेदभाव न होनी चाहिए। ई में दिया गया है स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ऐसा राज्य कोशिश करेगा। एफ में दिया गया है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाएगा। 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में दिया गया है कुछ मामलों में राज्य काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। 42 में दिया गया है काम के लिए मानवोचित दशा, मतलब ऐसा कोई भी कार्य राज्य करने के लिए नहीं कहेगा जिसके लिए आपका गरिमा ही गिर जाए, और प्रसूति सहायता को उपलब्ध करवाएगा, यानी कि बच्चों के लालन पालन में जो भी माँ की ज़रूरत पड़ती है उसमें दखल अंदाजी राज्य नहीं करेगा। 43 में और हो सके तो वह अनाथ बच्चों आदि को प्रसूति सहायता भी प्रदान करेगा। 43 में दिया गया है जीवन निर्वाह योग्य वेतन।
प्रदान करने की कोशिश करेगा। 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता, जिसे कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं। 45 में दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध कराएगा। 46 में दिया गया है राज्य SC ST और EWS के लिए शिक्षा और अर्थ हितों की वृद्धि में सहायता करेगा। 47 में दिया गया है राज्य स्वास्थ्य में सुधार हेतु मादक पदार्थों पर बैन व पोषाहार को उच्च बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। 48A में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण करेगा। 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। 50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होगा। 51 में दिया गया है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51A या 51 क के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। फिलहाल में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। दूसरा में दिया गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। तीसरा में दिया गया है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा में दिया गया है देश की रक्षा करें और आह्वान दिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि बुलाए जाने पर आपको देश की सेवा में जाना होगा, इसके बारे में दिया गया है। 5 में दिया गया है भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं को पैदा करें, जो धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, प्रदेश आदि से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। 6 में दिया गया है हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 में दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि आया करते हैं, इसकी रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 में दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं को विकसित करें। 9 में दिया गया है सार्वजनिक शांति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 10 में दिया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता हुआ प्रतीत हो और उपलब्धि की एक नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 में दिया गया है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें।